नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के फतेहपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भाई थाने पहुंचता है। थाने में सिपाही मौजूद था। सिपाही से भाई कहता है कि बड़े साहब कहाँ हैं। सिपाही कहता है बड़े साहब अभी रेडी हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आना। इससे पहले सिपाही कुछ और बोले। भाई कहता है मैंने अपनी बहन को मार डाला। जैसे ही सिपाही ये बात सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत जो है अंदर भागता है और जो चौकी इंचार्ज थे उन्हें लेकर बाहर आता है। चौकी इंचार्ज आते हैं, भाई से पूछते हैं क्या मामला है, तो कहता है कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि भला एक भाई ने अपनी बहन की हत्या क्यों की। यूपी के फतेहपुर जिले में इस सनसनीखेज हत्याकांड ने लोगों के कान खड़े कर दिए। एक भाई जिसने बचपन में अपनी बहन की हर जिद पूरी की, उसकी रक्षा का वचन दिया, लेकिन वही भाई एक दिन अपनी बहन का कातिल बन गया। फतेहपुर में प्यार, परिवार और समाज के टकराव ने एक बेटी की जिंदगी छीन ली। कहते हैं कि बहन की शादी के बाद भी बहन अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी। भाई बार बार उसे समझा रहा था, मिन्नतें करता रहा कि बहन मान जाओ, अब तुम्हारा घर परिवार तुम्हारे पति का घर है और जो तुम कर रही हो इससे परिवार की बदनामी हो रही। लेकिन जो बहन थी वो अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके सिर से प्यार का भूत उतर ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी बहन जो है अपने प्रेमी के साथ जाने की तैयारी में लगी थी। भाई को जब ये पता चलता है कि बहन अब नहीं सुनेगी तो वो सीधे बहन के ससुराल पहुंचता है। उसे एक आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है कि बहन हम हिंदू हैं और तुम्हारा प्रेमी मुस्लिम है और ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। बहन को नहीं बात समझ में आती। इसके बाद बहन जो है को भाई मायके लाने के लिए चलता है। बीच रास्ते में दोनों के बीच फिर से एक बार नोकझोंक होती है और इस बार भाई का पारा चढ़ जाता है। सारी सीमाएं टूट जाती हैं। कहते हैं कि भाई ने बहन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 1-1.5 मिनट के अंदर उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और फिर बहन की लाश को कुएं के अंदर लटका दिया। कहते हैं पूरी रात भाई उस कुएं के पास बैठा रहा। उसे अफसोस था कि उसको अपनी प्यारी बहन को मारना पड़ा, लेकिन उसका यही था कि मैं मजबूर था, करूं तो करूं क्या। इसके बाद सुबह सीधे भाई कहीं और नहीं, ना ही भागता है ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, सीधे थाने पहुंचता है और पुलिस के सामने कहता है कि मैंने अपनी बहन को मार डाला। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। तो भाई से पूछताछ होती है क्यों उसने मारा, ये सब पूरा घटनाक्रम वो बताता है। हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। साथ में पिता ने क्या कहा, चाचा लोग जो हैं उनका क्या कहना है, सब भाई को गलत नहीं मान रहे। उनका कहना है कि उसने जो किया उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बहन को मारा, वरना वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। चलिए हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम, पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और फिर आप फैसला करो कि जो भाई ने किया क्या वो सही था या वो गलत है। ये घटना जैसे कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के फतेहपुर जिले की है। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र है। यहाँ पर हसवा चौकी है। इसी हसवा चौकी क्षेत्र के धनवा गांव में जो है शिव सिंह यादव, ये एक खेती किसानी और मजदूरी करते हैं। शिव सिंह यादव के परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। रंजू यादव जो ये लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसकी उम्र करीब 19-20 साल है। इसकी शादी 1 मई को सोनई बड़नपुर के रहने वाले पिंटू उर्फ अजय यादव के साथ हुई थी। ठीक है, हाँ सब सही है, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना, आवाज में कहीं दिक्कत तो नहीं? हाँ आवाज आ रही है। चलिए, तो पिंटू उर्फ अजय यादव के साथ 1 मई को, यानी समझ लीजिए 1 महीने या 1.5 महीने पहले ही जो रंजू थी उसकी शादी हुई थी।
वहीं बताते हैं कि रंजू यादव का दूसरे समुदाय यानी एक मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रंजू की इतनी जल्दी शादी करने की वजह यही थी। दरअसल परिवार वालों को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्हें लगा कहीं इससे पहले रंजू कोई गलत कदम उठा ले, उससे पहले ही हम उसकी शादी कर दे ताकि वो ये सब भूल जाए और अपने घर परिवार के बारे में बिजी हो जाए। लिहाजा चटपट परिवार ने अपने समाज, अपने बिरादरी में, चूंकि यादव परिवार था तो अपने समाज, अपनी बिरादरी में एक लड़का देखा गया और 1 मई को शादी तय की गई। राधानगर थाना क्षेत्र पड़ता है फतेहपुर जिले का और यहाँ सुनही बड़नपुर का इलाका जो ससुराल थी, वहाँ पर पिंटू उर्फ अजय यादव का घर था। वहाँ पर जो है 1 मई को रंजू की शादी कर दी जाती है। ठीक, परिवार वालों को लगा कि चलो अब ससुराल गई, जब यहाँ से दूर रहेगी मायके से तो अपने आप ही समझ जाएगी और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएगी। रंजू भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी, जबकि संदीप जो है 22 साल का संदीप, ये दूसरे नंबर का था। संदीप अहमदाबाद में रहकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था और अपनी बहन की शादी के लिए उसने खूब मदद की अपने पिता की, कि ताकि बहन की अच्छी तरह की शादी हो और सब कुछ बढ़िया हो जाए। जब बहन की शादी हो जाती है, इसके बाद फिर से संदीप जो है अपने अहमदाबाद काम पर चला जाता है। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद जो है जो चौथी की रस्म होती है, सभी जानते हैं, चौथी मतलब शादी के जब विदा हो जाती है उसके 4-5 दिन बाद दोबारा से दुल्हन को विदा कराकर लाया जाता है मायके। शादी की चौथी की रस्म में जो रंजू यादव है वो मायके आती है 13 मई की रात। अब घर पे चूंकि बड़ा भाई जब सब अपने कमाने धमाने में लगे थे, तो रंजू यादव जो है 13 मई की रात अपने दूसरे समुदाय यानी अपनी मुस्लिम प्रेमी के साथ जो है वो भाग जाती है। अब जैसे ही घर वालों को इस बात की भनक लगती है, तुरंत उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। खैर, पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाई और 16 मई को जो है पुलिस ने रंजू यादव और उसके प्रेमी को खोज निकाला। इसके बाद रंजू यादव को पुलिस के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, भाई लो तुम्हारी बेटी अपना संभालो इसको। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों को इस बात की भनक लग गई कि ऐसा ऐसा मामला है, तो ससुराल पक्ष के लोग भड़क गए। किसी तरह से पंचायत हुई, पंचायत में मामला हुआ, लड़की वालों ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े ससुराल पक्ष के, दूल्हे पक्ष के, कि भाई अब गलती हो गई, अब लड़की गलती नहीं करेगी, यह है वो है। चलो किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के फिर से मामला सुलझ गया और दुल्हन को विदा कर दिया गया ससुराल। अब इतना सब होने के बाद भी, परिवार वालों को इतना सब झुकने के बाद भी रंजू के दिल से उसके आशिक का कहे प्यार वाला वो चीज़ है वो बाहर नहीं निकली। परिवार के लोग दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमारी बेटी को मत करो, वो अलग रिश्ता मत तोड़ो, और लेकिन बिटिया को ये सब नहीं दिख रहा। बिटिया के दिल में तो बस आशिकी का भूत सवार था, प्यार का भूत सवार था। उसको अपना प्रेमी दिख रहा था कि हाँ बस वही सब कुछ है और कुछ नहीं। इस बारे में संदीप को पता चला, लेकिन संदीप काम की वजह से है नहीं आया। उसने फोन पर ही अपनी बहन को समझाने की कोशिश की कि देखो अब इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारी वजह से माता पिता जो हैं उनको कितना शर्मिंदगी झेलना पड़ रहा है, परिवार के साथ पूरी पंचायत में जाके तो तुम्हारे ससुराल वालों से माफ़ी मांगनी पड़ रही, गलती माननी पड़ रही है, हाथ पैर पड़ने पड़ रहे हैं, तो बहन तुम ऐसा सब ना करो जिसकी वजह से परिवार की बदनामी हो। लेकिन बहन को समझ में नहीं आया। किसी तरह से बहन विदा हो जाती है, लेकिन कहते हैं इसके बाद भी जो है बहन जब वहाँ पहुँचती है तो उसका लगातार अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत जारी रहती है। अब जब फ़ोन पर बातचीत जारी रहती है तो भाई ससुराल वाले भनक तो लग ही जाती है। लिहाजा उन्होंने संदीप को इस बारे में बताया कि ऐसा ऐसा देखो भाई, तुम्हारी बहन तो सुधरने का नाम नहीं ले रही, तुम लोगों ने हमें आश्वासन दिया था, तो हम वादा किया था कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेगी, लेकिन देखो इसका रवैया अभी भी वैसा ही है और ये किसी दिन भी भाग जाए तो हमसे मत कहना। अब जब संदीप को ये बात पता चली तो उसे लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अहमदाबाद में अभी बहन का घर बचाना ज़रूरी है। लिहाजा बताते हैं कि संदीप जो है 10 तारीख को अहमदाबाद से निकलता है और रात में सीधे वो अपने घर न जाकर सीधे बहन के ससुराल पहुंच जाता है। तो बहन की ससुराल जो थी सोनई गांव थी, वहां पहुंचता है। यहाँ पर 2 दिन तक वो अपनी बहन के घर में रहता है। इस दौरान वो अपनी बहन को लगातार समझाने की कोशिश करता है।
बहन को भाई यही संदीप जो था वो यही समझाता कि देखो बहन, हम लोग यादव बिरादरी के, हम लोग हिंदू हैं, वो तुम्हारा लड़का कसाई बिरादरी का है, मुस्लिम सब, एक तो धर्म अलग है और ऊपर से जिस बिरादरी का है वहाँ तो कोई लेना ही नहीं, धर्म ही अलग हो गया, तो कहाँ से शादी कर सकते। तुम समझो ये तुम्हारा परिवार है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो चुकी है, तुमको इसको संभालना चाहिए, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर का मान हो, सम्मान हो। अगर तुम कुछ गलत कदम उठाती हो तो सिर्फ इस घर की बदनामी नहीं होगी, हमारी भी बदनामी होगी, हमारे भी परवरिश पर, पालन पोषण पर सवाल उठाया जाएगा कि बताओ अपनी बिटिया को कैसे पाले पोषे, बताओ माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा। तो बिटिया, माँ बाप के चेहरे को देखो, उनके मान सम्मान को देखो, हमारे उसको देखो, और तुम चुपचाप अब जो यहाँ है सब कुछ अच्छा है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं, उसको भूल जाओ और यहाँ पर रहो। लेकिन बहन कुछ भी रत्ती भर उसको एक कहें, एक रत्ती भर जो होता है ना फर्क पड़ना कि हाँ उसे अफसोस हो जाए कि हाँ यार उसकी वजह से उसकी बहन को, उसके माता पिता को, उसके भाइयों को कितना सब जिल्लत झेलनी पड़ रही है, उसको कतई नहीं। उसको कहना था साफ साफ, उसने कह दिया कि तुम्हारे लेने से हमको लेना देना नहीं, हमको अपनी खुशी देखनी है, हमारा प्रेमी है, हम उसको पसंद करते हैं, और तुम जितना चाहो रोक लो, लेकिन जिस दिन भी हमें मौका मिला हम सीधे सीधे अपने प्रेमी के साथ चले जाए। ये शब्द सुनकर जो है भाई एकदम भौंक, कह रहे उसके होश उड़ गए कि इतने साल, 19-20 साल तुम हमारे साथ रही, हमने तुम्हारे लिए सुख दुख जितना भी हुआ सहा है, तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकते हैं किया है, और तुम्हारे लिए एक 2 साल 3 साल पहले लड़का आया हुआ इतना खास हो गया कि तुम्हें ना माँ के आंसू दिख रहे हैं, ना बाप की इज्जत दिख रही है, ना भाई का मान सम्मान दिख रहा है, ना अपनी और जो बहनें हैं उनके बारे में सोच रही हो कि अगर तुम ये करोगी तो उन बहनों के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, उनकी शादी नहीं होगी। उसको कुछ नहीं, मतलब उसको बस ये था कि भैया हम जिसके साथ खुश रहेंगे हम वो करेंगे, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। अब भाई बौखला जाता है, फिर घर वाले ससुराल वाले कहते हैं भैया देखो ऐसा है, पहले इनको लेके जाओ, अब यहाँ से कहीं कुछ कर लिया तो तुम हमारे लोगों ऊपर इल्जाम लगा दो कि तुम लोगों ने मार डाला, तो भाई इनको लेके जाओ। तो कहते हैं 12 तारीख यानी शुक्रवार को जो है भाई संदीप बहन को लेकर मायके की तरफ चल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में भी दोनों जो बताते हैं कि पहले जो साधन है उससे बिलिंदा पहुंचा, फिर दोनों ही जो है पैदल गांव की ओर चल दिए। इस दौरान जो संदीप है वो रंजू को फिर भी समझाने की कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह से तो ये मान जाए, हाथ पैर पकड़ ले, माफी मांग ले, आंसू बहा ले, सब कुछ करने को तैयार था भाई, लेकिन रंजू का दिल पसीजने को तैयार नहीं था। उसका दिल तो कहने का है कि एक ही बात के लिए धड़क रहा था कि मैं और मेरा प्रेमी, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। भाई कहते हैं इस बात बीच जब चलते चलते बहसबाजी हो रही थी तब रंजू जो है एकदम वो भड़क के चिल्ला के इसके ऊपर बोल देती है। अब ये बड़ा भाई, वो छोटी बहन इसके ऊपर चिल्ला के जब बोलती है तो इसका पारा चढ़ जाता है। ये लगातार इतने दिनों से जो कोशिश कर रहा था तो इसने अपने आप को किसी तरह से सब्र कहते नहीं बांध रखा था कि चलो बहन है, छोटी बहन है, गलती हो गई, उम्र ऐसी है, वो किसी तरह से अपनी बहन को प्यार करता था, शायद इसीलिए उसे बार बार मौके दे रहा था कि बहन मान जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि उसे चिंता था कि इस तरह के कदम उठाने से उसकी बाकी जो बहनें हैं उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब चिल्ला कर बहन बोल देती कि ऐसा है, हमको मायके ही नहीं जाना, हमको तुम छोड़ दो, तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो, हमारा तुम्हारा लेना देना नहीं, हमको हमारी ज़िंदगी जीने दो, हम उसके साथ खुश हैं और हम उसी के साथ जाएंगे, हमको तुम्हारे घर नहीं जाना। जब इस तरह की बात कहते हैं तो संदीप का पारा एकदम चढ़ जाता है, वो भड़क जाता है, और फिर वो जब रास्ते में आते हैं थोड़ा सुनसान जगह पड़ती है, वहीं पर उसे वो दबोच लेता है। दबोचते हुए उसे थोड़ा सुनसान जगह, एक जो कुआं का पास था वहाँ पर लेके जाता है, और वहीं पर उसका गला घोंटकर बेदर्दी से, ये कहते हैं संदीप हसवा कस्बा का गुड्डू सिंह का खेत था, उस खेत की तरफ ले जाता है। वहाँ पर एक कुआं था, झाड़ी वाड़ी थी, उसी जगह पर वो गला घोंटता है। तब तक गला दबाए रहता है जब तक कि रंजू यादव की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद उसकी लाश को वो कुएं में लटका देता है और फिर वहीं बैठे रहता है। इस दौरान परिवार के लोग जो हैं, जो रंजू के पिता हैं, वो बेटे को बार बार फ़ोन करते हैं, क्योंकि बेटे ने बताया था कि हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो ये फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन इसका लगातार उस पूरे दिन स्विच ऑफ रहा। रात भर यानी 12 तारीख की शुक्रवार की रात
उसी लाश के पास भाई संदीप बैठा रहा। शायद उसे अफसोस होगा कि बताओ अपने हाथों से हमको अपनी बहन को मारना पड़ा, वहीं बैठा रहा, लेकिन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगली सुबह होती है, सुबह होते ही सीधे जो हसवा चौकी है वहां पहुंचता है। वहां पर एक सिपाही खड़ा होता है, सिपाही से बोलता है बड़े साहब कहाँ हैं? सिपाही बोलते बड़ा साहब आ रहे हैं। तो ये बोलता है सिपाही से कि मैंने अपनी बहन को मार डाला। सिपाही तुरंत जो चौकी इंचार्ज हैं उनको बुला के लाता है। चौकी इंचार्ज पूछते हैं क्या मामला क्या है? तो बताता है कि मैंने अपनी बहन को मार डाला। मेरी बहन जो है एक मुस्लिम समुदाय के युवक से प्यार करती थी, समझा रहे थे, उसकी शादी हो चुकी थी, वो हमारा परिवार का नाम तो खराब कर ही रही थी और दूसरे परिवार का भी नाम खराब कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस उससे पूछती है अपना पता बताओ। इसके बाद जो है पुलिस की टीम गांव पहुंचती है। वहां परिवार के लोग जो परेशान थे कि बहन और बेटी कहाँ गए, मतलब बहन और भाई कहाँ हैं, उन्हें तब पता चलता है कि भाई ने बहन की हत्या कर दी। पूरे गांव में ये खबर पता चलते ही हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही लोग जो हैं वो पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं। इस दौरान पिता ने क्या कहा पहले सुनिए। पिता ने पूरा घटनाक्रम को बताया और पिता को अफसोस नहीं है कि उसके बेटे ने उसकी बेटी की हत्या की। पिता ने कहा क्या करे, उसके पास जब कोई रास्ता नहीं था। पिता और चाचा की बाइट हम आपको सुनाते, सुनिए। करूं भाई, मैं तो बहुत। ये आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। ये आपको कब जानकारी हुई? ये मेरी जानकारी मुझको नहीं हुई। मैंने फोन लगाता रहा लड़का के पास, लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ रहा, उठाता ही नहीं रहा। उसके बाद हमने पहले बहुत कोशिश किया, काल शाम से मैंने परेशान हो गए थे। रिश्तेदारी हमने फोन किया और नहीं मान लो, हर जगह से जवाब मिला कि यहाँ नहीं आई। अच्छा। हाँ। मृतक का क्या नाम है? रंजू देवी। इनके पति क्या नाम है? इनके पति का नाम रहा पिंटू सिंह। किस गांव का मामला है? ये गांव बालनपुर सोनही। अच्छा, ठीक है। मतलब इनकी शादी बढ़ानपुर में हुई है? जी सर, सोनही में भाई की शादी। ठीक। ये आज जहाँ इनकी डेड बॉडी मिली, ये कौन सा गाँव है? ये हसवा है। जो चाचा ने कहा वो भी हम सुनाते हैं। चाचा कहना है उसने सही किया, उसकी गलती नहीं है। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि इस तरह की ही चीज होनी चाहिए थी। जो बहन सबकी बदनामी करा रही हो तो क्या करे। कसाई के लड़का के साथ भाग गई थी, फिर हमने रिपोर्ट किया थाना चौकी। फिर इसके बाद वो लड़की को हमने पकड़ के लाए। 1 मई की उसकी बारात थी, उसको मैंने ससुराल भेजा था। ससुराल में जा करके वो ने हरकत वहाँ भी शुरू कर दिया। 2-4 रोज में वहाँ हरकत में उब गए थे, तो उन्हें फोन किया कि अपनी लड़की अपने घर ले जाए। तो उसका भाई गया था, वो लड़की को ला करके ऐसी हत्या कर दी। वहाँ से लेके आया। हाँ, वहाँ से लेके आया, हत्या करके वहाँ से। तो क्या मतलब इसमें लड़के का कोई दोष नहीं? नहीं, लड़के को कोई दोष नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ के रहने वाले हैं? आसवा। मृतका के कौन है आप? दादा। अब इस पूरे मामले में भाई को हिरासत में लिया, घर वालों से पूछताछ की गई। आपको पता था? तो पिता ने कहा हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि भाई बहन को लेने जा रहा है, लेकिन उसका ये इरादा कुछ है या इस तरह से वो कुछ कर सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। वहीं ज़्यादातर लोग जो भी गांव के लोग हैं वो सब कह रहे थे कि इसमें गलती बहन की है। घर वालों ने तो कई बार मौके दिए, समझ जाए बिटिया, लेकिन बिटिया कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो क्या करे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शादी के बाद एक बार रंजू मायके आई, चौथी में, तब वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पिता की शिकायत पर दोनों को ढूंढा गया, लेकिन परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही। मतलब उन्होंने कहा ठीक है जाने दो, उसको भी इसको भी। इसके बाद ये इनका था कि जितना हम मामला बढ़ाएंगे उतनी बदनामी अपनी हो जाएगी। भाई संदीप को चिंता थी कहीं फिर से वो भाग न जाए, लिहाजा उसने कहे कि बहन को समझाने की कोशिश की। प्रेमी को भी सीधे सीधे संदीप ने कहा था, धमकी दी थी, जिसके चलते जो है प्रेमी ने इस बात की शिकायत कहते हैं पुलिस में दर्ज कराई थी कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन पुलिस ने क्या कहना है, अभी तक इस तरह के कुछ हमें जानकारी नहीं मिली। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। फिर पुलिस की पूछताछ में जो हत्यारा भाई संदीप है उसने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे। फिर आपसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या सही क्या गलत। आज रात हसवा चौकी थाना थरियाओं में एक युवक जिसका नाम संदीप यादव है, उम्र करीब 22 वर्ष, वो चौकी पर आता है और उसके द्वारा बताया जाता है कि उसके द्वारा कल रात्रि को उसी की बहन को वो ससुराल से उसके लेने गया, जो ससुराल उसका राधानगर थाना क्षेत्र में था, और उसको वो अपने मायके जो थरियाओं थाना क्षेत्र में है वहाँ पर लेकर आ रहा था। रास्ते में
उसने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या करी और पास के कुएं में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। ये सूचना पाते ही जो स्थानीय पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए तुरंत जो परिजन हैं युवती के उनको संपर्क किया और उनको ले जाकर घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर शव की बरामदगी हुई। शव की बरामदगी होने के बाद युवती के परिजनों की सूचना पर उसी के भाई के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें ये तथ्य सामने निकल के आए हैं कि इसकी बहन की जो शादी है, जो मृतका है, उसकी शादी करीब 1.5 महीने पहले हुई थी और उसका जो संबंध था वो किसी दूसरे समुदाय के एक युवक के साथ था और इसके भाई को ये अंदेशा था कि वापस से इसकी बहन अपना घर छोड़कर उसी युवक के साथ जा सकती है। दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत में जब युवती नहीं मानी और वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, तभी ये घटना कारित हुई है। उसके भाई ने उसका गला दबाया है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसने कुएं में फेंक दिया है। क्योंकि युवक स्वयं ही चौकी पर आया था तो वो पुलिस की हिरासत में है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में जब पुलिस ने पिता से, भाई से पूछताछ की तो जो परिजन हैं, गांव के लोग, उन्होंने बताया कि युवती का करीब 3 सालों से गांव के मुस्लिम युवक जो था, जो कसाई बिरादरी से था, उसके साथ प्रेम संबंध चल रहे थे। पिता शिव सिंह यादव ने बताया कि घर का जो उनका घर है वो दरअसल मेन रोड पर ही है। इसके चलते युवक अक्सर वहां से गुजरता आता जाता था। इसकी वजह से ही हो सकता है दोनों के बीच जो है एक दूसरे से बातचीत किसी तरह से हुआ और फिर दोनों के बीच फोन पे बातचीत शुरू हो गई। एक तो सबसे बड़ी समस्या हर जड़ की फोन है। पता नहीं क्यों हम लोग कम उम्र में ही लड़कियों को या लड़कों को फोन दे देते हैं। जरूरत ही नहीं फोन देने की। जब आपकी बेटी कोई खास पढ़ाई नहीं कर रही है, जब आपकी बेटी कोई काम उतना नहीं है, तो उसको फोन देने की जरूरत क्या है? अपना फोन है, उसको दो इस्तेमाल करने की, और उस फोन को बराबर जब चेक करो, जब भी वो इस्तेमाल कर रही हो तो चेक करो। पर्सनल फोन बच्चों को जब तक वो ग्रेजुएट यानी स्नातक नहीं हो जाते तब तक पर्सनल फोन बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बेटी चूंकि पढ़ने वढ़ने जाती है तो इसमें उसको फोन की जरूरत है, तो फोन बस उतनी देर के लिए दीजिए, उसके बाद उससे फोन अपने पास रखिए। पर्सनल फोन रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देंगे तो ये फोन सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। इसी फोन से सारी समस्याएं जुड़ी होती है। कहते फोन पर ही बातचीत शुरू हुई, इसके बाद जो है दोनों में लगाव बढ़ता चला गया। चूंकि पढ़ने वढ़ने जाती थी, इसके चलते जो है दोनों मुलाकात होने लगे और धीरे धीरे जो है उनका प्यार जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही परिवार को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत इस बारे में काम किया और तुरंत ही उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा और फिर उसकी शादी तय कर दी। लेकिन शादी तय होने के बाद भी चूंकि दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे को भूलने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी के चलते शादी होने के बाद भी जब चौथी में आती है रंजू यादव अपने घर, तब वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। लेकिन तब पुलिस वालों ने सहयोग किया और जल्द से जल्द उसे ढूंढ के ले आए। लेकिन फिर भी वो जिद पर अड़ी थी, कब तक तुम हम पर पहरा बैठाओगे? जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे तो अपने प्रेमी के साथ ही। ये तो सोच लो। तो जब वो खुली चुनौती दे रही तो क्या करें? संदीप से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि जो बहन थी वो मुस्लिम समुदाय के कसाई बिरादरी के युवक से प्यार करती थी। हम हिंदू हैं, यादव हैं, और वह परिवार के लोग हमारे परिवार के लोग किसी भी हालत में इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये रिश्ता संभव नहीं था। भाई ने कहा कि हमने बहन को आखिरी बार हाथ जोड़कर ये कहा कि बहन, हम लोग हिंदू हैं, तुम्हारा प्रेमी दूसरे समुदाय से है, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम अपने पति के घर की लक्ष्मी हो, वहीं रहो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तुम्हारे लिए जो कुछ होए हम वो करेंगे भाई लोग। ऐसा नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई तो हम तुम्हारे लिए कुछ करें, नहीं, हम तुम्हारी खुशी का हर संभव ध्यान रखेंगे। बस तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम हमारे दोनों परिवारों के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचने दो। कुछ ऐसा मत करो जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। बहन मान जाओ, ये सब छोड़ दो। और मतलब उसने इसी कहा कि बहन मान जाओ, प्रेमी की बात, प्रेमी को अब भूल जाओ, जो तुम्हारा अब है वो यही है घर। इसी तरह से उसने कहा मैंने कई बार उसको समझाया, कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी, ऊपर से वो मुझे ही जवाब देने लगी, तब मेरा
गुस्से का ज्वालामुखी फट गया और फिर मैंने उसकी गला घोंटकर हत्या की और उसकी लाश को कुएं में लटका दिया। उसने कहा कि मैं भागना चाहता था, फिर मेरे दिल में यह आया कि अगर मैं भाग कर जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरी बहन की हत्या का शक जो है उसके ससुराल वाले उसके पति पर आ जाए। ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि उसके पति ने मार दिया या उसके ससुराल वाले मारा, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी किसी तरह से बदनामी हो। इसीलिए मैं खुद थाने पहुंचा और थाने में मैंने अपना सरेंडर किया ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ, मैंने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब इस घटना के बाद कई लोग कह रहे हैं कि अरे मारना नहीं चाहिए था उसको, समझाते मनाते क्या करते। अब घर वाले कह रहे हैं कितना मनाएं कितना समझाएं, सारा कुछ तो कर डाला लेकिन नहीं समझ रही तैयार थी तो क्या फायदा। अब सच में ससुराल वाले भी डर रहे थे कि बाई चांस इसको है किसी दिन इसका दिमाग फिर जाए और कहीं इसने गुस्से में कुछ कर लिया तो नाम तो हमारा लग जाएगा। लेकिन वो क्यों रखेंगे भाई ऐसी लड़की को जिसके दिमाग में कोई और बसा हुआ हो। भला एक आदमी कैसे उस लड़की के साथ रह सकता है जो उसे पसंद ही नहीं कर रही हो। तो इसीलिए ससुराल वालों ने कहा भाई इसको लेके जाओ, हम अगर रखेंगे कहीं कुछ हो गया तब तुम्हारे मत्थे मर जाओगे। अब मायके वालों को भी था भाई, सिर्फ एक यही बेटी थोड़ी थी, 2 और बेटियां भी थी, 3 बेटे 3 बेटियां थी। अगर एक बेटी की वजह से इतना बदनामी हो तो आगे फिर कहाँ पर वो अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तो वो इसलिए बेटी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा तुम्हारी वजह से सब पर बुरा असर पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी कभी हमें वो फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते या जो हमको पसंद नहीं होते, फिर भी हम वो बातें मानते क्योंकि हमसे परिवार जुड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं परिवार क्यों है, इसीलिए तो है। नहीं तो परिवार होने का मतलब क्या। परिवार में अगर सिर्फ हम अपनी खुशी देखेंगे तो परिवार कहाँ चल पाएगा। परिवार में कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है। पर रंजू का जो था वो ये था कि नहीं, हमको अपने से मतलब, हमको तुम्हारे से मतलब नहीं, तुम्हारा समाज तुम्हारा वो सब पुरानी बातें हैं, तुम लोग पुराने ख्यालात के आदमी हो। अब भाई हमको हमारी खुशी इसके साथ है और हम उसी के साथ जाएंगे। तुम चाहे जितना पंचायत करा लो, चाहे जितना वो करा लो, जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हम चले जाएंगे। क्या कर लोगे तुम। भाई को लगा कि अब कुछ रास्ता ही नहीं बचा तो उसने ये किया। तो ये खबर है यूपी के फतेहपुर जिले की जिसने फतेहपुर में हड़कंप मचा दिया। अब आपके हिसाब से कमेंट करके बताइए, क्या जो भाई संदीप ने किया वो आपको लगता है उसके पास आखिरी रास्ता था और कोई रास्ता नहीं बचा था, या फिर कोई और तरीका था जिसके जरिए वो अपनी बहन को समझा सकता था। कमेंट करके बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा